So let's start our today's session and comment your scores at the end of the session, how much you all score out of 15. So here's our question, first question. So our first question is, consider the following statement regarding Supreme Court's observation on black money in elections. Okay, our first statement is the Supreme Court held that reading the election process of black money is a responsibility of the Election Commission of India. The court observed that black money in the electoral process can compromise the sanctity of elections by influencing voters' choice. And the third statement says the bench called for timely investigation and conclusion of criminal cases relating to recovery of ill-gotten election money. हमें बताना है कितने statements correct है. So comment your answers from option A, B, C, D. What will be the answer? So the answer for this question will be option C, यानी कि all the three statements are correct, right? अब पहला statement भी हमारा बिल्कुल भी correct है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने explicitly mention किया है कि black money influence कर सकता है and it is the responsibility of and its responsibility falls on the election commission to monitor. ठीक है. सेकंड है, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है क्योंकि कोर्ट कॉशन दैट एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक ब्लैक मनी जो है वो वोटर्स का चॉइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है. एज इन द मैनी केसेस हम जब देखते हैं इलेक्शन प्रोसेस जब होते हैं तो वहाँ पे पैसे बांटे जाते हैं, राइट, जो कि वोटर्स चॉइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट सेकंड स्टेटमेंट स्टैंड्स करेक्ट. थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है क्योंकि एससी कॉल्ड फॉर टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन एंड कंक्लूजन ऑफ क्रिमिनल केसेस लिंक टू रिकवरी ऑफ इल गॉटन इलेक्शन मनी एंड दैट्स व्हाई ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. वी मस्ट नॉट ऑलवेज थिंक कि तीन स्टेटमेंट है तो इसमें से कोई ना कोई एक स्टेटमेंट तो गलत होगा ही, ऐसा जनरलाइज करना गलत हो जाता है क्योंकि बहुत सारे केसेस में तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट होते हैं. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल और क्वेश्चन स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद ही हमें आंसर करने, ऐसे रैंडम हम गेस नहीं कर सकते, राइट. So now let's move on to the next question. With reference to India's transition to E20 fuel, consider the following statements. पहला statement कह रहा है E20 mandates apply uniformly to all vehicles manufactured before and after April 2023. Second statement है ethanol is hygroscopic and can draw moisture directly from the air. थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है vehicles compliant with BS6 phase 2 RDE norms are factory fitted with ethanol resistant components. है ना. अब तीन स्टेटमेंट्स हैं, हमें बताना है तीनों में से कितने स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं जो इशू मेंशन करा है E20 से रिलेटेड. सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा यहाँ पे. यहाँ पे गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्मली बोला है, मतलब कि एकदम मतलब यूनिफॉर्म तरीके से लागू करा जाएगा इसको, जो कि एक जनरलाइज करा गया है यहाँ पे, है ना. तो जनरलाइजेशन जहाँ पे या एक्सट्रीम मोड्स हम यूज करते हैं वो स्टेटमेंट मोस्ट प्रोबेबली गलत होता है. एक्सेप्शंस होते हैं जैसे कि इन केस ऑफ पॉलिटी अगर एक्सट्रीम मोड्स यूज करे जा रहे हैं तो वहाँ पे वो केसेस ऐसे हो सकते हैं कि वो स्टेटमेंट सही हो, बट इन अदर एस्पेक्ट्स जो जहाँ पे जनरलाइजेशन या एक्सट्रीम मोड्स यूज करा गया है वो गलत होगा, राइट. इसीलिए हमारे यहाँ पे पहला स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है. सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा टोटली गलत है क्योंकि इथेनॉल जो है वो हाइग्रोस्कोपिक है और एब्जॉर्व करता है मॉइस्चर फ्रॉम द एयर डायरेक्टली, राइट. एंड थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है बिल्कुल भी. ट्रैप अगर हम देखें तो अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया कि यूनिफॉर्म मैंडेट जो है वो एक जनरलाइजेशन शो कर रहा था, जनरलाइजेशन ट्रैप है ये टाइप का, है ना, एग्जामिनेशन में. सो वी मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दिस थिंग्स. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एसोसिएशन रीजन से रिलेटेड है. पहला एसोसिएशन है द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड वेदर शांति एक्ट 2025 कैन ओवरराइड द एटॉमिक एनर्जी स्टैट्यूटरी लायबिलिटी कैप फॉर न्यूक्लियर ऑपरेटर्स. एंड रीजन है अंडर द एटॉमिक एनर्जी एक्ट लायबिलिटी ऑफ द ऑपरेटर फॉर अ न्यूक्लियर डिजास्टर इज कैप्ड. ठीक है, वेयर एज शांति एक्ट रिमूव्स दिस कैप एंटायरली फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स. सो हमें यहाँ पे बताना है क्या करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए इज ट्रू. एसर्शन हमारा बिल्कुल भी सही है, बट रीजन जो है ये गलत है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे फिर दोबारा क्या यूज करा है? एक्सट्रीम मोड यूज करा गया है, जैसे कि एंटायरली. तो अब ये ऐसे नेसेसरी तो नहीं है ना कि पूरे टोटली तरीके से जो है वो रिमूव कर दिया जाए और स्टेक होल्डर्स जो है उनको इन्वॉल्व ही ना करा जाए, राइट. सो दैट वुड बी एंटायरली रॉन्ग एंड इसीलिए हमारा रीजन जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है. एसर्शन बिल्कुल भी सही है ना. जैसे कि शांति एक्ट जो अभी रिसेंटली लाया गया है बाय द गवर्नमेंट, सो उसमें इट डज नॉट रिमूव द कैप एंटायरली. ठीक है, ये बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट डाउन करने के लिए. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. With reference to Supreme Court's order on elephant corridors, consider the following statements. पहला स्टेटमेंट कह रहा है the court directed the center to conduct a nationwide survey of elephants corridor within 8 weeks. Second statement is the elephant corridors are legally protected under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972. And third is the court held that no states can block traditional elephant passes through fireballs, rods or trenches. है ना. अब हम यहाँ बताना है हमें क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका. So the correct answer will be option D, यानी कि all the three statements are correct here. अब
सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे सेंटर को बोला गया है कि नेशन वाइड कंडक्ट करने के लिए इस अपडेट स्टेटस को जो है वो अपडेट करने के लिए विद इन 8 वीक्स। और यहाँ 8 वीक्स ये इंपॉर्टेंट हो जाता है द नंबर टू रिमेंबर, क्योंकि एग्जाम में आपको ये नंबर ट्विस्ट करके भी पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे 8 वीक मेंशन करा गया है, तो आपको आइदर 7, 10, 12 कोई भी नंबर देके कंफ्यूज करा जा सकता है, राइट। सो रिमेंबर दिस 8 वीक्स एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम एज वेल। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि एलिफेंट जो है ये शेड्यूल 1 अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 में फॉल करते हैं, राइट, रिसीविंग एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन इंक्लूडिंग देयर कॉरिडोर्स एज वेल, है ना। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट किया है यूजिंग फायर बॉल्स, रॉड एंड ट्रेंचेस और ब्लॉकिंग कॉरिडोर्स, कॉलिंग सच एक्शंस बारबेरिक एंड इलीगल। ठीक है, ऐसे तो स्टेट्स ऐसे कोई भी मेजर्स नहीं यूज कर सकती है, जैसे कि फायर बॉल्स, रॉड्स, ट्रेंचेस लगा दे वहां पे कॉरिडोर्स वगैरह साइड में। सो दैट इज नॉट allowed by the Supreme Court, right? And that's why all the 3 statements are correct in here. ट्रैप के बारे में अगर हमने अभी डिस्कस किया, कैसे आपको ट्विस्ट करा जा सकता है, जो नंबर दिया जाता है यहाँ पे 12 वीक्स, है ना, इसको 8 को 12 या फिर कोई और नंबर देके आपको कंफ्यूज करा जा सकता है। एंड वी मस्ट बी ऑलवेज वेरी श्योर अबाउट द एग्जैक्ट फिगर जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। अदरवाइज आवर चांसेस फॉर द गेटिंग द क्वेश्चंस रॉन्ग विल देयर हैज अ लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी, अगर हमें वो एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है फिर जहाँ पे एग्जैक्ट नंबर का बात करा जा रहा है, राइट। So now let's move on to the next one. Regarding special intensive revision SIR electoral rolls in Delhi, consider the following statements. पहला statement है, out of 1.45 crore electors in Delhi, 97.4 lakhs forms have been digitized so far. Second statement कह रहा है, voters whose form are missing may be shifted to separate list of enumeration form defaulters. And third statement है, the final electoral roll for Delhi under SIR will be published in October 2027. ठीक है, अब यहाँ पे हमें बताना है कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो व्हाट विल बी द आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। कमेंट आंसर्स। लेट्स मेक दिस सेशन इंटरैक्टिव, ताकि हमें और अच्छे से पता चल सके, हम जान सके चीज़ों को और अच्छी तरीके से, है ना। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे भी हमारा करेक्ट हो जाता है, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है, क्योंकि 97.4 लाख जो वोटर्स है आउट ऑफ, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 67% वोटर्स है, इनको डिजिटाइज कर दिया गया है एज पर द रिपोर्ट्स। सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि जो वोटर्स विदाउट सबमिटेड फॉर्म फेस रिस्क ऑफ बीइंग शिफ्टेड टू ईएफडी, ठीक है, इनफॉर्मेशन फॉर्म डिफॉल्टर्स लिस्ट में भेज दिया जाएगा, जिनका अभी वो कंफर्म नहीं हुआ है, राइट। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि जो फाइनल रोल पब्लिकेशन होगा वो अक्टूबर 27 को मेंशन करा गया है, और ड्राफ्ट रोल कब इशू करा गया था, ये अगस्त 24 को इशू करा गया था। सो यहाँ पे ये डेट जो है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट, कि कब जो रोल है वो पब्लिश करा जाएगा और नहीं करा जाएगा, राइट। इस टाइप से भी आपको कंफ्यूज करा जा सकता है एग्जाम में, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कैसे ये अक्टूबर 27 जो है उसको स्वैप्ट करा जा सकता है ना। सो सीक्वेंस जो है उसको रिमेंबर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो अवर नेक्स्ट वन इज हमें मैच द फॉलोइंग है, ठीक है, हमें मैच करना है कौन किसका करेक्ट होगा नहीं होगा। ओके, सो फर्स्ट वन इज लीज ऑफ 2 MQ-9B Sea Guardian drones for the Navy, scaling back of joint military exercise, talks with Israeli PM of ending the Gaza war, and event marking Taliban Victory Day. मैच जिसे करना है जेरेड कुशनेर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया, अफगानिस्तान कॉन्सुलेट दिल्ली एंड यूएस साउथ कोरिया। ओके, सो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी लीज ऑफ 2 MQB-9 Sea Guardian drones ऑफ द नेवी, ये किसने किया है? ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, राइट। सो 2 का ए हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से स्केलिंग बैक ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ये किसके बीच में कंडक्ट करा गया है? ये यूएस एंड साउथ कोरिया के बीच में है। सो बी का 4, एंड टॉक्स विद इजरायली पीएम ऑफ एंडिंग गाजा वॉर, इट वाज डन बाय जेरेड कुशनेर, राइट। सो सी का 1 हो जाएगा, एंड इवेंट मार्किंग तालिबान विक्ट्री डे, इट वाज ऑब्जर्व्ड इन, ये हमारा अफगानिस्तान का कॉन्सुलेट जो दिल्ली में है वहां पे ऑब्जर्व करा गया था, दैट्स व्हाई इट विल बी डी। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ए का 2, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Right, so that was all in this question. Now let's move on to the next one. Consider the following statements regarding Kaveri water sharing dispute. पहला statement कह रहा है, the Supreme Court decided to personally monitor the release of Kaveri water between Karnataka and Tamil Nadu. Second है, Karnataka claims it released over 12,000 cusics as mandated by the Kaveri Water Management Authority. And third statement है, Kaveri Water Management Authority was constituted under the Interstate River Water Dispute Act. Correct बताना है हमें कितने statements correct है तीनों में से, और options है A, B, C, D. Comment the answers now. सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो पर्सनली मॉनिटर नहीं करेगा। इट हैज डिसाइडेड टू वॉच द प्रोग्रेस एंड पोस्टेड द केस फॉर द हियरिंग ऑन August 24, ठीक है।
राइट. इट डिड नॉट अंडरटेक पर्सनल और डायरेक्ट मॉनिटरिंग. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है क्योंकि कर्नाटका ने ऐसा क्लेम किया है दैट they have followed the compliance and released over 12,000 cusecs of water. ठीक है, एंड थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है क्योंकि CW जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इट वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर द इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956 में, है ना. इसलिए तीनों मतलब सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है, राइट. एंड द ट्रैप विल बी हियर दैट कोर्ट विल मॉनिटर, यहाँ पे भी दिया है वर्सेस कोर्ट विल वॉच प्रोग्रेस. ठीक है, ये वर्डिंग का कुछ यहाँ पे चेंज करके भी आपको कंफ्यूज करा जा सकता है ना. सो वी मस्ट बी वेरी केयरफुल एंड वी मस्ट ऑलवेज रीड दी स्टेटमेंट्स एंड आंसर सी दी आंसर प्रॉपरली. हमें एलिमिनेट भी करना चाहिए, कैलकुलेटेड एलिमिनेशन जो हम कहते हैं, राइट, कि कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है, right. We have to find the proper combination and then go for the answer. So now let's see our next question. With reference to rotating detonation engines, which of the following statement is are correct? पहला statement बोल रहा है RDEs are currently confined to research and development with no commercial or military models ready for use. Second है RDEs offer around 10 to 25% more thermodynamic efficiency than conventional combustors. And third statement कह रहा है in August 2026, an Indian startup successfully demonstrated an RDE hot fire testing that lasted a record 251 seconds. ठीक है, ये हमें बताना है इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर तीनों में से. सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल भी सही है. RD जो है रोटेटिंग डेटोनेशन इंजिन, ये अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज में ही है, अभी कोई भी कमर्शियली जो है ये मिलिट्री रेडी मॉडल नहीं बनाया गया है, राइट. इसीलिए पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है. सेकंड स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि 10 to 25% हायर थर्मोडायनेमिक्स एफिशिएंसी देता है compared to conventional combustors, and this number 10 to 25% becomes important to remember. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज करा जा सकता है, बोला जा सकता है मे बी 100% या 90%, 50%, 20%, कुछ भी बोला जा सकता है नंबर इंस्टेड ऑफ 10 to 25%, एंड दैट वुड बी इनकरेक्ट इन सच जनरलाइजेशन अगर कर दिया गया वहाँ पे या फिर नंबर्स को स्वाइप कर दिया गया, राइट. थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल भी करेक्ट है क्योंकि हैदराबाद बेस्ड डी प्रपोल्स DRDO लिंक का ही है. इसने डेमोन्स्ट्रेट किया है अभी RDE हॉट टेस्ट फायर जो कि लास्ट किया था 251 seconds. And the number here 251 seconds also becomes an important point to remember for the exam क्योंकि यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज करा जा सकता है. ओके, जैसे कि यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर जहाँ पे भी स्टेटमेंट में फैक्ट्स दिया जाता है, वी नीड टू डबल वेरीफाई दोस फैक्ट्स और दोस एग्जैक्ट नंबर्स बिफोर गोइंग फॉर दैट स्टेटमेंट. ओके, so now let's see our next question. Consider the following statement regarding transgender identity cards in India. पहला statement है यहाँ पे, ये mention करना भूल गए थे, but it will be for second and third like this. Okay, first statement is Union government assured the Supreme Court that transgender identity card system will not be dismantled. Second, the 2026 Amendment Act to the Transgender Persons Protection of Rights Act came into effect from March 30, 2026. And third statement कह रहा है under the amendment, the authority to determine gender identity has been shifted entirely to judiciary. करेक्ट बताना है, ठीक है हमें. सो ऑप्शन है ABCD एंड व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. पहला और दूसरा स्टेटमेंट हमारा बस सही है, तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा. यहाँ पे क्यों गलत होगा हम अभी देखते हैं, डिस्कस करते हैं इसको. सो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल भी सही है क्योंकि सेंटर ने असॉर्ट किया सुप्रीम कोर्ट को कि ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड जो है इशू करा जाता था वो वैलिडिटी प्रायर टू ट्रांसजेंडर वो हमेशा वैलिड ही रहेगा. ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है क्योंकि जो अमेंडमेंट करा गया था ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू वो अभी केम इन टू फोर्स ऑन 30 March 2026. ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया था कि एंटायरली जुडिशरी पे शिफ्ट कर दिया गया, राइट. बट ये तो जुडिशरी का काम नहीं है ना, अगर हम थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे यहाँ पे तो वी कैन गेट दिस स्टेटमेंट इनकरेक्ट. जैसे कि ये सारे काम जुडिशरी का नहीं होता है, ठीक है. तो ये किसके ऊपर शिफ्ट करा गया है, दिस हैज बीन शिफ्टेड टुवर्ड्स द सेंटर नॉट द जुडिशरी, एंड दैट्स व्हाई द थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट हियर. ठीक है, right. So this was all the points regarding this question, and now our next question is consider the following statement regarding naming of Kerala. पहला स्टेटमेंट है President Draupadi Murmu has given assent to bill renaming Kerala as Keralam. Second है the renaming bill was passed by the Kerala Legislative Assembly and subsequently in the Rajya Sabha. Second, the renaming of state requires an amendment to the first schedule of the Constitution under Article 3. हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कितने होंगे. ऑप्शन है ABCD. सो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी. यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल भी सही है. ठीक है, अब कैसे सही है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है क्योंकि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया है, एसेंट दे दिया केरला के जो नेम चेंजिंग बिल है उसको. सो इट हैज नाउ ऑफिशियली चेंज टू केरलम.
ठीक है. सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स केरला विल बी कॉल्ड केरलम. ओके. सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट क्योंकि केरला जो असेंबली है उसने 2023 में ही बिल को पास कर दिया था टू चेंज इट्स नेम फ्रॉम केरला टू केरलम एंड इट वाज सब्सिक्वेंटली लेटर पास बाय राज्यसभा एज वेल. थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है क्योंकि रीनेमिंग स्टेट्स इन्वॉल्व्स अमेंडिंग द फर्स्ट शेड्यूल अंडर आर्टिकल 3 अ पार्लियामेंट ओनली पावर नॉट रिक्वायरिंग स्पेशल एक्ट 368 प्रोसीजर में हम इसको काउंट नहीं करते हैं. ठीक है. ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के थ्रू ही करा जा सकता है. मतलब सिंपल पार्लियामेंट ही कर सकता है. इसमें स्टेट्स को इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है. ओके. सो दैट्स ऑल एंड ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन हियर. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो कंफ्यूज हो सकता है मैनी स्टूडेंट्स या जैसे कि आर्टिकल 3 में जैसे कि हम कोई भी अल्टर या चेंज करते हैं नाम को या बाउंड्री को स्टेट्स को तो दैट डज नॉट रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थ्रू आर्टिकल 368. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्टिंक्शन है. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूरी नहीं रहता है एंड आर्टिकल 3 डज नॉट रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी एज वेल. ठीक है. सो ऐसे भी आपको कंफ्यूज करा जा सकता है एग्जाम में. सो वी मस्ट बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स. Our next question है with reference to India's merchandise export data April July 2026 consider the following statements. यहाँ पे 3 statements है 1, 2 and 3. Okay. पहला statement है engineering goods accounted for the highest share among the top exported commodity groups. Second है India's overall merchandise export declined in July 2026 compared to previous year. And the third one is petroleum products contributed significantly to nearly 20% growth in merchandise export. Correct बताना है कितने statements से हमारा यहाँ पे correct है. सो द आंसर इज ऑप्शन ए. फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है. क्यों गलत है चलिए देखते हैं. यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं उसको स्पेसिफिकली. पहला स्टेटमेंट बिल्कुल भी हमारा सही है क्योंकि इंजीनियरिंग गुड्स जो है इट हेल्ड दी हाईएस्ट शेयर जैसे कि 16.2% ऑफ अराउंड $39.2 बिलियन जो एक्सपोर्टेड कमोडिटी ग्रुप्स है उसमें हाईएस्ट शेयर किसका था. इंजीनियरिंग गुड्स का था. राइट. सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो जुलाई में डिक्लाइन ना होकर इट ग्रूड बाय हाउ मच 20.7% ईयर ऑन ईयर इन जुलाई 26 रिगार्डिंग रीचिंग $44.2 बिलियन नॉट अ डिक्लाइन. इसीलिए ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है बिकॉज इट ग्रू नॉट डिक्लाइंड. ओके. थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है क्योंकि नियरली 20% ग्रोथ इन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट वाज लार्जली ड्रिवन बाय पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ही था 20% अप्रोक्सीमेटली. दैट्स व्हाई थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा जो है ये सही हो जाता है. राइट. So now our next question is consider the following statement regarding Congress allegations on missing OBC column in census questionnaire. Okay. So first statement says the Congress has accused the government of omitting a dedicated other backward class column from ongoing census questionnaire. Second, according to Congress, the Telangana government's caste survey used a 54 question questionnaire. And third statement is without a separate OBC column, Congress claims enumerators may end up recording as many as 46 lakh different caste names, undermining accurate data collection. Okay. So हमें बताना है कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी. यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट्स जो है ये सही हो जाता है हमारा. राइट. पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि ऐसा क्लेम करा गया है बाय द कांग्रेस accused the government of deliberately dropping a dedicated OBC category from the census questionnaire, alleging a deep conspiracy. ऐसा मेंशन करा गया बाय द कांग्रेस बट विल नॉट गो इन द पॉलिटिक्स. हम बस अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको बस रिमेंबर करेंगे अवॉइडिंग द पॉलिटिकल अफेयर्स. ओके. सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने भी रेफर किया तेलंगाना का सर्वे क्वेश्चन जिसमें 54 क्वेश्चन एज अ कंपैरेटिव एग्जांपल बोला गया है उनके द्वारा. राइट. थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल भी सही है क्योंकि माइट रिकॉर्ड अप टू 46 लाख डिफरेंट कास्ट नेम्स डिफीटिंग अ साइंटिफिक कास्ट काउंट ऐसा बोला गया है बाय द कांग्रेस एलिज करा गया है बाय द गवर्नमेंट. बट let's not focus on the political part. Just remember important points from the exam only. Okay. So our next question is consider the following statement regarding NTA UGC NET controversy. Right. पहला statement है the NTA reconducted the UGC NET examination for the subject of sociology, commerce, economics and physics after alleged irregularities. Second, the Union Education Minister directed the NTA to induct domain specialists in cybersecurity, psychometric and question paper design. And the third one is NTA has removed more than 50 of its staff members as a part of measures to overhaul the examination system. Correct statement बताना है कितने statements correct है. So the answer will be option B. Only 2 statements are correct. Second and third हमारा correct है. पहला गलत है. पहला गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो subjects mention करे गए थे वो गलत mention करे गए थे. जैसे कि इसमें सिर्फ sociology, commerce and economics है
बस ये 3 पेपर है, फिजिक्स को इंक्लूड नहीं करा गया है एंड दैट्स व्हाई द फर्स्ट स्टेटमेंट्स बिकम इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर ने ऑफिशियल्स को अभी स्ट्रिक्टली बोला है कंप्लाई करने के लिए विद द प्रोटोकॉल्स एंड इंडक्ट डोमेन स्पेशलिस्ट, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है क्योंकि एनटीए ने मोर देन 50 स्टाफ मेंबर्स को अभी एज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर सिस्टम ओवरऑल के थ्रू रिमूव कर दिया है, राइट, एंड दैट्स व्हाई द सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। So now let's move on to the next question. Consider the following statements on criminalization of politics. पहला है, as per a recent report, 251 of 543 Lok Sabha members and 75 of 233 Rajya Sabha members face criminal cases totaling 326 MPs. Okay. Second statement is, in Public Interest Foundation versus Union of India 2018, the Supreme Court directed candidates and parties to publicly criminalize antecedents, but held that only Parliament through law can bar such candidates from contesting. And third is, under the Representation of People's Act 1951, all sitting MPs facing any criminal case, irrespective of conviction, automatically stands disqualified from Parliament. 3 statement है, कितने statements correct है बताना है. So what will be the answer for this question? It will be option B. Only first and second statement हमारा correct है, third statement गलत हो जाता है यहाँ पे हमारा. क्यों गलत है अभी हम डिस्कस करते हैं. अब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है क्योंकि लोकसभा में 251 मेंबर्स एंड राज्यसभा में 75 मेंबर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस है, दे आर फेसिंग क्रिमिनल चार्जेस. ओके, टोटल नंबर्स 326 मेंबर्स है ऑफ द सिटिंग एमपीज जो है हमारे पार्लियामेंट में. सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने ये बोला था कि पार्लियामेंट के ऊपर ही है, पार्लियामेंट थ्रू लॉ कैन डिस्क्वालीफाई सच कैंडिडेट्स. ओके, सेकंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है. क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे बोला था इरेस्पेक्टिव ऑफ कन्विक्शन, दैट इज इनकरेक्ट. ठीक है, यहाँ पे अपॉन कन्विक्शन ही जो है उसको डिस्क्वालीफाई करा जा सकता है, दैट टू 2 साल से ज्यादा का अगर कन्विक्शन होता है, इन दैट केस ओनली द एमपी विल बी डिस्क्वालीफाइड. ओके, नॉट अदरवाइज. सो दिस थर्ड स्टेटमेंट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, राइट. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कन्विक्शन होगा तभी, और कन्विक्शन 2 साल से ज्यादा हुआ तभी जाके वो डिस्क्वालीफाई होगा, राइट. So now let's move on to the next one. Association and region का क्वेश्चन है. Association है, the Ken-Betwa river linking project has led to sustained protests by Adivasi communities in the Bundelkhand region, and reason is, once completed, the project will submerge, affect several villages and displace tribal families whose monetary compensation cannot substitute for the loss of forest-based livelihood. बताना है हमें क्या हो जाएगा इसका आंसर. So the answer will be option A, यानी कि दोनों assertion भी सही है हमारा, reason भी सही है, and reason is correctly explaining the assertion part, right. So assertion हमारा सही है क्योंकि across 22 village जो है पन्ना एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट have protested for years including hunger strike against the project, and ये recently अभी हम फिर देख रहे थे कि ये न्यूज़ में आ रहे हैं ये केसेस केन-बेतवा रिवर लिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, राइट. एंड रीजन जो है हमारा ये भी सही है क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेन ट्रू है, करेक्ट है रीजन इटसेल्फ, एंड इट इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असोसिएशन एज वेल, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है कैश एक्सप्लिसिटली दे आर रिजेक्टिंग कैश कॉम्पनसेशन. क्यों ऐसे कैश कॉम्पनसेशन रिजेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि दे आर सेइंग दैट आवर फॉरेस्ट a forest for our forest, land for our land, water for our water, displacement without an equivalent forested livelihood is the core grievance driving the protest. ठीक है, दे आर सेइंग दैट हमें कैश कंपनसेशन नहीं चाहिए, हमें डिस्प्लेस हो रहे हैं हम हमारे जंगल से, तो हमें फॉरेस्ट में रखो, पानी के बदले पानी दो, लैंड के बदले लैंड दो, हम कैश नहीं लेंगे, हम कैश लेके क्या करेंगे, राइट. सो दिस आर द मेजर ग्रीवेंसेस ऑफ द पीपल स्टेइंग इन दोज रीजन, एंड दैट्स व्हाई हमारे यहाँ पे दोनों ही एसोसिएशन रीजन करेक्ट है एंड करेक्टली एक्सप्लेन करा गया है, राइट. और केन-बेतवा इंटरलिंकिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि ये फर्स्ट ऑपरेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है हमारे इंडिया का, and it is a high priority as well, right. So the question will be asked in the paper, right. So that's all in our this session. आई होप आपको हमारा ये सेशन पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये सेशन, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.